हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 27 मार्च है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे करंट अफेयर्स से होता है। और इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स आपके जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे या समझाए जाएंगे वो आपको उपलब्ध उसमें पीडीएफ फाइल में हो जाएंगे, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप उन क्वेश्चंस से, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक जीके स्टैटिक्स है उसको भी आप समझ पाए। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें हमारे वीडियो को और लाइक करें। जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। बहुत से लोगों ने अच्छा आंसर दिया है और बहुत से लोग जो रेगुलर बने हुए हैं उनके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और वो आंसर रेगुलर अच्छे दे रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो ऑप्शन है पीएम शेख हसीना, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, आंग सांग सूकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को इस बार जो है गांधी शांति पुरस्कार 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कि आज क्या है हमारे महत्वपूर्ण इस करंट अफेयर्स में हमारे लिए क्या एक महत्वपूर्ण है या प्रमुख विषय जो है वो क्या है। स्वेज नहर। स्वेज नहर क्यों रहा है अभी सुर्खियों में, उसको देखेंगे। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ या इसका जो एक इतिहास रहा है वो कैसे रहा है, कब इसको शुरू किया गया। इसी के साथ ही एक सींग वाला गैंडा भी सुर्खियों में रहा है और अब हम जानते हैं कि किस राज्य में ये पाया जाता है। उसके साथ ही कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ यह पाया जाता है, उस पर हम एक बेसिक में लेकर डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही भारत में मुख्य न्यायाधीश का पद अभी खाली होने वाला है कुछ समय बाद, यानी कि जो अभी वर्तमान में हैं वो रिटायर होने वाले हैं। और किस तरीके से नियुक्ति की जाती है एक मुख्य न्यायाधीश की, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही देखेंगे व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया और केला महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में, किस जिले में, किस राज्य के किस जिले में किया गया। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो ये आपके सामने एक ब्रीफ मैंने रखा कि आज हम वीडियो में क्या एक महत्वपूर्ण विषयों पर या प्रमुख विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एक इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, 29वां, 39वां, 40वां या 55वां। तो इसका आंसर होगा 40वां स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, 40वां रहा है। और ये जो जारी किया गया इंडेक्स है वो किसके द्वारा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। और ये 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। यानी कितने देशों का ये मूल्यांकन करता है, 53 देशों का मूल्यांकन करता है, जिसमें से भारत की जो रैंक आई है वो 40वीं रैंक आई है। तो इसका मूल्यांकन में जो है ये देश में पेटेंट और कॉपीराइट की जो नीतियां हैं कि किसी भी वस्तु को जो कोई व्यक्ति बनाता है या वो अपने नाम पेटेंट करवाना चाहता है या पेटेंट करवाता है, तो उसमें किसी भी देश के में क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, क्या कानून हैं, उस पर जो है चर्चा की जाती है। और उसके अलावा उनकी जो नीतियां हैं कितनी आसान है या कितनी कठिन है उसके आधार पर। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि विश्व के दूसरे देशों के साथ एक देश के कैसे संबंध है, जो संधियां हैं उसका जो एक मूल्यांकन है उसका एवोल्यूशन करके ये रैंक जारी की जाती है। यानी कि पेटेंट, किसी भी वस्तु को पेटेंट देने के जो नियम है या कॉपीराइट देने के जो नियम है वो कितने आसान हैं या कितने कठोर हैं, उस आधार पर जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है और उस अर्थव्यवस्था को उस आधार पर जो है रैंकिंग दी जाती है। और हाल के वर्षों में भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया है और ब्रिक्स देशों के बीच भारत में पिछले 9 वर्षों में दूसरी बार सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। यानी कि जो ब्रिक्स के देश हैं, ब्रिक्स सदस्य देश जितने भी है, BRICS, और इसको हम अपनी करंट अफेयर्स में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिक्स क्या है और उसके बेसिक बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे मैं बस छोटा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिक्स यानी कि बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों का एक समूह है ब्रिक्स किनका, BRICS, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का सदस्य
5 देशों का ये एक संगठन है ब्रिक्स। और ब्रिक्स जो है एक महत्वपूर्ण संगठन बन के विश्व भर में उभर रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। और जो दूसरा प्रश्न है उसमें, या इससे पहले देख लेते हैं, छोटी सूचना इसमें रह गई कि इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ऊपर रहा है, यानी सबसे ऊपर किसमें, बौद्धिक संपदा सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है। और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पर जर्मनी का स्थान आता है। बौद्धिक संपदा जो है अधिकार व्यक्तियों को उनके मन की कृतियों पर दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई कृतियां हैं उनके आधार पर उनको पेटेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर यूएसए को पहला स्थान मिला और यूनाइटेड किंगडम को दूसरा और तीसरा जर्मनी को। भारत का जो स्थान रहा वो कौन सा रहा, 40वां स्थान रहा। और ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान सबसे ऊपर रहा, यानी कि ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों में इंडिया का स्थान सबसे बेहतर रहा है ब्रिक्स देशों में। तो इसी के साथ ही चलते वीडियो के दूसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए कहाँ खोला गया। ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए कहाँ खोला गया, लेह, श्रीनगर, शिमला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर में अभी पर्यटकों के लिए ट्यूलिप गार्डन खोला गया है और श्रीनगर में जो स्थित है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को खोला गया है और ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसमें 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप के फूल हैं और ये डल लेक के पास में स्थित है। 2008 में जो है कश्मीर में फूलों की घाटी और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसे खोला गया था, इसकी शुरुआत की गई थी और इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। और ट्यूलिप महोत्सव जो है श्रीनगर में मार्च से मई के बीच में आयोजित किया जाता है और कश्मीर में ट्यूलिप का जो मार्च में अंतिम सप्ताह में इसको आयोजित किया जाता है। जो ट्यूलिप का महोत्सव है, ट्यूलिप महोत्सव है, वो कश्मीर में मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के तीसरे प्रश्न पर। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खेल से संबंधित प्रश्न है और खेल से संबंधित प्रश्न हम जानते हैं कि अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न है आईसीसी के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के T20 खिलाड़ियों में विराट कोहली का क्या स्थान रहा है। यानी कि अभी ये रैंकिंग जारी की है, आईसीसी ने अभी अपनी T20 खिलाड़ियों को लेकर रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट कप्तान जो विराट कोहली हैं उनका क्या स्थान रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर होगा चौथा। 4th नंबर पर अभी पहुंच गए हैं विराट कोहली विश्व में T20 खिलाड़ियों में आईसीसी की रैंकिंग में। तो आईसीसी में मेंस T20 प्लेयर की रैंकिंग जारी की अभी और इसमें भारत के कप्तान विराट कोहली जो है 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद ये चौथे स्थान पर आ चुके हैं आईसीसी की रैंकिंग में। वहीं देखा जाए तो भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा इस रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंचे हैं, मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंचे हैं। और आईसीसी T20 के गेंदबाजों की श्रेणी में देखें तो दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर तबरेज़ शमी जो है सबसे ऊपर हैं और इंग्लैंड के डेविड मलान आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो बल्लेबाजों की रैंकिंग में देखा तो डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, वो सबसे ऊपर हैं, पहले स्थान पर है। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और चौथे प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों आ गया है कि मुख्य न्यायाधीश वाला प्रश्न। तो S.A. बोबडे ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की है। तो ऑप्शंस हैं जस्टिस N.V. रमणा, जस्टिस इंदु मलिक, जस्टिस न्यायमूर्ति नारायण मूर्ति, जस्टिस नारायण मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जस्टिस N.V. रमणा। जस्टिस N.V. रमणा को अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबडे ने भारत सरकार से जो है जस्टिस N.V. रमणा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जो है जस्टिस S.A. बोबडे हैं, जो कि 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये भारत के 47वें न्यायमूर्ति थे या न्यायाधीश थे। तो इनके बाद जो अगले बनेंगे वो 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो अभी यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के विषय में देखा जाए तो संविधान में जो प्रावधान है कि अनुच्छेद 114 के तहत राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। वहीं देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाया जाता है, यानी जिसे हम उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम कहते हैं, जिसके द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यानी कि चुनाव जो किया जाता है वो मुख्य न्यायाधीश का इनके द्वारा किया जाता है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु है पद पर बने रहने की वो 65 वर्ष है और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसको हटाए जाने की प्रक्रिया जो है लगभग महाभियोग के समान है। एक पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आगे भविष्य में आने वाले कुछ इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और पीछे भी मैं इससे रिलेटेड डिस्कशन कर चुका हूं कि किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश को या न्यायालयों के न्यायाधीशों को, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राष्ट्रपति पर चलाया गया महाभियोग है, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को पद से हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस विचार को लिया था। जैसे कि राष्ट्रपति पर चलाने वाला जो महाभियोग है उसके विचार को भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। उसी प्रकार से न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके विचार को भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। तो इसी प्रकार अगर आगे बढ़ें तो हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम होता है उसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 जो है अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो कि एक सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को सिफारिश करते हैं कि किसको अभी अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। तो अभी NV रमणा को जो है सिफारिश की गई है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी कि इन 5 लोगों के द्वारा मिलकर जो है ये सिफारिश की गई है कि उनको, यानी कि NV रमणा को जो है अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल में, यानी कि जो कॉलेजियम है, इसमें आम सहमति होनी चाहिए। यानी कि यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय से के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष जो है नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। यानी कि जो अभी इन 5 के बीच में सहमति नहीं बन पाई है और इन 5 में से अगर 3 जो है असहमत हैं तो क्या हो, 2 असहमत हैं, 2 न्यायाधीश जो हैं वो असहमत हैं, तो क्या होगा कि वो सलाह जो है राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी। यानी कि नियुक्ति के लिए किसी तरीके की परामर्श जो है राष्ट्रपति को नहीं दिया जाएगा। और कॉलेजियम के निर्णय में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय जो है वो हमेशा शामिल होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति विरुद्ध है, यानी कि एक व्यक्ति असहमत है, तो वो चल जाएगा, लेकिन 2 व्यक्ति यदि असहमत हैं, 2 न्यायाधीश अगर असहमत हैं, तो इसका निर्णय जो है नहीं लिया जा सकता है या राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई सलाह नहीं भेजी जा सकती है कि इस व्यक्ति को जो है या इन न्यायाधीश को जो है मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाए या नियुक्त किया जाए। और यदि जो निर्णय बना है उसमें मुख्य न्यायाधीश का निर्णय होना ही चाहिए। यदि 4 लोग भी सहमत हैं तो उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश सहमत होने चाहिए किसी एक जस्टिस पर, किसी एक न्यायाधीश पर। तो ये था कॉलेजियम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्ष। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो व्यास सम्मान 2020 किस हिंदी लेखक को प्रदान किया गया? जो व्यास सम्मान से प्रश्न आ गया है, तो व्यास सम्मान 2020 किस हिंदी लेखक को प्रदान किया गया? शरद पगारे, नरेंद्र देव नागर, अनिल सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शरद पगारे। शरद पगारे को अभी हिंदी लेखक शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और इनको जो ये सम्मान दिया जा रहा है किसके लिए दिया जा रहा है? पाटलिपुत्र की सम्रागी जिनका एक उपन्यास है उसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है, व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो व्यास सम्मान पर एक दृष्टि डालें तो व्यास सम्मान जो है 1991 में शुरू किया गया था, 1991 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये भारत के उन लोगों को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने हिंदी भाषा के साहित्य में उत्कृष्ट कार्य किया हो और पिछले 10 वर्षों से अपने काम को उसने लगातार प्रकाशित भी किया हो। तो व्यास सम्मान के विजेताओं को जो है 4 लाख का नगद राशि दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका भेंट की जाती है।
इसी प्रकार देखा जाए तो 2019 का जो व्यास सम्मान है, 2019 का व्यास सम्मान जो दिया गया था वो नासिरा शर्मा को दिया गया था। उनकी पुस्तक यानी कि उनकी जो उपन्यास थी वो कौन सा था? कागज़ की नाव। कागज़ की नाव उनका एक उपन्यास था नासिरा शर्मा का, जिन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार देखा जाए व्यास सम्मान 2020 किसे दिया जा रहा है? शरद पगारे को दिया जा रहा है और उनका उपन्यास का क्या नाम है? पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। तो ये ध्यान रखिएगा, पुस्तकों के नाम और उन व्यक्तियों के नाम जिनको ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं या दिए गए हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एवर गिवन क्या है? एवर गिवन क्या है? कंटेनर जहाज, पनडुब्बी, मिसाइल या लड़ाकू विमान? तो इसका आंसर हुआ एक कंटेनर जहाज। एक विशाल कंटेनर जहाज है ये अभी, और ये मिस्र की स्वेज नहर में ये जहाज जो है फंस गया है। एक तिरछे आकृति के रूप में फंस गया है, यानी कि नहर है और ये कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ फंस गया है, और इसकी वजह से जो है इस नहर का यातायात जो है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। और ये जहाज़ का नाम एवर गिवन बताया जा रहा है, जो कि 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इसे स्वेज नहर से हटाने के लिए जो है कई जहाज़ों को लगाया गया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि ये जहाज़ जो है वहाँ पर कई दिनों तक फंसा रहेगा। और स्वेज नहर जो है हम देखते हैं काफ़ी व्यस्त पानी का एक रूट है जो कि ब्लॉक हो सकता है, और इसकी ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर जो गुड्स की आवाजाही है, सामान की आवाजाही है, वो प्रभावित हो सकती है। तो इस नहर से खाड़ी देशों में उत्पादित होने वाले जो पेट्रोलियम है उसका बड़े पैमाने पर जो विभिन्न देशों में जो उसे भेजा जाता है तो वो भी बाधित हो सकता है, और इसकी वजह से जो है उन देशों में जो पेट्रोलियम पर आधारित हैं या अरब देशों पर आधारित है पेट्रोलियम के लिए, उनके लिए ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी तरीके से देखा जाए तो स्वेज नहर एक जलमार्ग है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो एशिया के और यूरोप के बीच में सबसे छोटा समुद्री लिंक भी है। और ये मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तर का जलमार्ग है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं है ये नहर, इसको बनाया गया है। और स्वेज नहर प्राकृतिक रूप से अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। ये हम यहाँ पे देखेंगे अभी एक मानचित्र में कि किस तरीके से विभाजित करती है। और स्वेज नहर जो है वो मिस्र में स्वेज स्थमस को पार करती है, और इसमें लगभग जो है 193 किलोमीटर लंबा है, और ये इसमें 3 प्राकृतिक झीलें भी शामिल हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो 1859 में इसकी शुरुआत की गई थी बनाने की, और 1869 के बीच जो है स्वेज नहर कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया था। तो स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर कब खोला गया था? 17 नवंबर 1869 में। 17 नवंबर 1869 में इसको पहली बार खोला गया था, और इस पर जो आवाजाही को शुरू किया गया था। तो ये नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागरों के मध्य में जो है उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी हिंद महासागर के बीच में जो है जलमार्ग को और अधिक सीधा मार्ग प्रदान करता है। इसके साथ ही देखा जाए तो अरब सागर से यूरोप की यात्रा की दूरी जो है इस नहर की वजह से 8,900 किलोमीटर तक ये कम करता है। इस तरीके से देखा जाए तो 2015 में मिस्र की सरकार ने स्वेज नहर का विस्तार किया था, और इसके विस्तार के कारण जलमार्ग को और गहरा किया गया, और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को 35 किलोमीटर का एक समानांतर चैनल भी प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो जहाज़ है अभी जो फंसा हुआ है ये काफ़ी बड़ा जहाज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि यातायात अवरुद्ध हो रहा है, और जिसका नाम क्या है? एवर गिवन जो है इसका नाम है। तो एवर गिवन जो जहाज़ है ये ताइवान का जहाज़ है, और ये अभी जो है यहाँ पर फंसा हुआ है। तो मानचित्र पर यदि हम चलें देखें स्वेज नहर की लोकेशन और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, तो चलते हैं मानचित्र की ओर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्वेज कैनाल का एक चित्र है, और इसमें आप यहाँ देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, यानी कि ये भूमध्य सागर है, और यहाँ से ये जो नहर है ये इधर की तरफ आ रही है, और ये इधर जो है लाल सागर में गिरती है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, जैसे ग्रेट बिटर झील है जो कि यहाँ महत्वपूर्ण है। जो अभी फंसा हुआ जहाज़ है वो कुछ यहाँ पर है। यदि इससे देखें तो इससे जो पूरे विश्व का एक रास्ता जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। यदि इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरह से पहले जब यहाँ पे ये स्वेज नहर नहीं थी तो भारत या जो अरब सागर है या हिंद महासागर है,
तो उसको यूरोप से जुड़ने के लिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। यानी कि इस नहर के बनने से 8,900 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बच जाता है। इतना लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता है भूमध्य सागर तक या यूरोप तक जाने के लिए, जो जलीय क्षेत्र है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर जो स्वेज नहर है वो आपको अब स्पष्टता समझ में आ रहा होगा कि स्वेज नहर कहाँ है। यहाँ पे लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है और इनके बीच में यहाँ पर स्वेज नहर है, जिसको 1869 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1869 में। और इसकी बनवाने की शुरुआत की गई कब की गई थी? 1859 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वीडियो का अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ऑप्शन है मेघालय, असम, गुजरात, त्रिपुरा। तो इसका स्पष्ट आंसर है क्या? असम। असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और आज के प्रमुख विषयों में से एक है ये हमारा। तो हाल ही में असम राज्य ने, यह भी सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि अभी असम राज्य के वन विभाग ने जो है एक सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार की रिपोर्ट जारी की है। और असम राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक असम राज्य में एक सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार में पिछले 3 वर्षों में जो है कमी दर्ज की गई है। यानी कितने प्रतिशत की? 86% की कमी दर्ज की गई है। वहीं देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो इसी वजह से असम सरकार का जो वन विभाग है उसने ये रिपोर्ट अपनी जारी की है। तो एक सींग वाले गैंडों पर एक दृष्टि डालें तो गैंडों की प्रजाति जो है ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, जावा राइनो, सुमात्रा राइनो है। तो उसमें से एक सींग वाला गैंडा जो है जिसे भारतीय राइनो की प्रजाति है, तो इसे कहते हैं भारतीय इंडियन राइनो। तो राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा है भारतीय राइनो और ये भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में व्यापक रूप से पाया जाता है। जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये पाया जाता है। इसके अलावा सबसे अधिक जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके साथ ही अभी उसके असम के पास में, इसके अतिरिक्त जो असम के पास में एक और नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है, पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं। और ये सभी उद्यान जो हैं वो असम राज्य में ही हैं। पोवितोरा, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? असम राज्य में ही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है असम राज्य में। तो भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। और उल्लेखनीय है कि इस एक सींग वाले गैंडे 20वीं सदी के शुरू में लगभग विलुप्ति होने के कगार पर थे, ख़त्म होने के कगार पर थे। अब उनकी कोई प्रजाति नहीं बचती, इस कगार पर थे। तो ये एशिया की एक ऐसी एकमात्र स्तनधारी बड़ी प्रजाति है जिसे 2008 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने विलुप्त प्राय से असुरक्षित प्रजाति की रेड सूची में डाल दिया था। यानी कि एंडेंजर्ड जो है उससे जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया था उस समय। इसके बाद देखा जाए तो साइट्स की जो प्रशिष्टि वन है और उसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 है, इसमें इसको अनुसूची 1 में रखा गया है। साइट्स का कार्य होता है कि जो भी संरक्षित या फिर जो अनुसूचित जनजातियां हैं, पौधे हों या फिर जो जीव हैं, जंतु हैं, उनका जो अवैध व्यापार है उनको रोकना इसका कार्य है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अगर कोई जीव को शामिल किया जाता है तो उसका संरक्षण आवश्यक होता है, उसका शिकार जो है वो दंडनीय अपराध होता है। तो इसी तरीके से बाघ को भी इसी में ही शामिल किया गया है। वहीं यदि देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम राज्य में स्थित नेशनल पार्क है, जो कि 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये एक सींग वाले गैंडे हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तो भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या जो है सबसे अधिक कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन प्रवासी पक्षी भी आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। कब? 1974 में इसे
राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया था? किस एक्ट के थ्रू? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन। तो वहीं देखा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यानी कि जो नेचुरल साइट्स है यूनेस्को की, उसमें 1985 में इसे क्या घोषित किया गया था? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। और इसे भारत सरकार द्वारा 2006 में बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, यानी टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसे 2006 में घोषित किया गया है। किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन है सिद्धार्थनगर, बहराइच, कुशीनगर और गोरखपुर। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है कुशीनगर, उसमें केला महोत्सव। तो ये इसका जो आयोजन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इस केला महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो है वो केले की खेती में लगे हुए जो किसान हैं और उद्यमी हैं उनको समर्थन करना है। कुशीनगर ज़िले के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसान जो हैं वो केले की कृषि में लगे हुए हैं, केले की खेती में लगे हुए हैं। तो इस वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का जो उद्देश्य है वो यह है कि ज़िले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके प्रत्येक ज़िले को एक निर्यात हब के रूप में परिवर्तित करना है। यानी कि उन वस्तुओं की पहचान करना है जिनका निर्यात बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, विदेशों में किया जा सकता है। तो उसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया गया। तो इसके अलावा अगर देखें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत ही इससे पहले कुछ और महोत्सव भी मनाए गए और इसको हमने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो में रेगुलर कवर किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसके अलावा जो महोत्सव स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया, गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया और इसको भी करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर अप किया है मैंने पिछली करंट अफेयर्स। तो रेगुलर अगर आप बने हुए हैं तो आपको इसके बारे में पता चल रहा होगा और आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे पीछे की ओर। दोस्तों देखिए कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रेगुलर सस्टेन बने हुए करंट अफेयर्स के साथ तो आपसे कुछ भी जीके में नहीं छूटने वाला है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भारी है या बहुत बड़ा है या कोई रॉकेट साइंस है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप रेगुलर चीज़ों के साथ बने हुए हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कब कंप्लीट हो गई और आपका एग्ज़ाम भी जो है बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इसके अलावा देखते हैं काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर में और कुशीनगर में अभी केला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये प्रश्न। अभी काला नमक चावल महोत्सव 2 बार करंट अफेयर्स में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मामले में, दूसरा जब इसे सिंगापुर को निर्यात किया गया था तब उसके मामले में मैंने इसके ऊपर डिटेल में चीज़ें आपको समझाई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तब ये समझ में आया होगा और आज जब उस समय किसी ने वीडियो देखी है तो अभी इसको अच्छे से कनेक्ट आप कर पा रहे होंगे। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कारगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में अभी हाल ही में कारगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर। किसने? आर.के. माथुर कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तो लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर हैं। तो इस योजना का जो उद्घाटन है लाटू गांव पर में किया गया जो कि LOC यानी कि नियंत्रण रेखा के पास अंतिम गाँव है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। और ये लद्दाख में सौर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का पहला प्रोटोटाइप है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देना। और इसकी वजह से क्या होगा कि इस क्षेत्र में जो जल संकट है उसको ख़त्म किया जा सकता है और जो लोगों तक सिंचाई का पानी तो पहुँचेगा और उसके साथ साथ पीने के पानी की भी उपलब्धता आसानी से हो पाएगी। इसके अलावा यदि देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था और इसमें लेह पर कारगिल शामिल, लेह और कारगिल 2 क्षेत्र शामिल है। इसके साथ 31 अक्टूबर 2019 को
लद्दाख और यूनियन टेरिटरी के रूप में बना था, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एक दूसरे यूनियन टेरिटरी के रूप में बना था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। तो देखा जाए तो वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में और 28 राज्य हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है राजीव मिश्र, संजय सिन्हा, संजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संजीव कुमार। तो अभी हाल ही में संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अरविंद सिंह का स्थान लिया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? अरविंद सिंह का स्थान लिया है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हम देखते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत ये काम करने वाली एक वैधानिक निकाय है और इसका वर्तमान में मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में इसका भारतीय विमानपत्तन का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने ही अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके से मैथ रीजनिंग की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंच रही हैं, उनसे आप बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। वैसे ही जीएस से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स ही इनफ हो जाता है, क्योंकि जब तक आप एक स्मार्ट एजुकेशन को नहीं लेते हैं, यानी स्मार्ट एजुकेशन आप करंट अफेयर्स के साथ पैरेलल लेके चलिए बेसिक्स को अपने, तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ होती चली जाएंगी। इसके अलावा जल्द ही आपके सामने जो है जीएस से रिलेटेड जो है स्पेसिफिक क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन रेगुलर जो है आप लोग बने रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, मोटिवेट हों हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो इसी के साथ ही देखते हैं आज की वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है और दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये पिछली ही वीडियो से पूछा गया प्रश्न है और जिन लोगों ने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है वो उसका उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। तो आप लोगों के सामने है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का उत्तर कोई कठिन नहीं है। इतिहास ये प्रश्न को आप लोग मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो HRA की बात हो रही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात हो रही है, आपको लग रहा होगा कि इतिहास से उठा हुआ प्रश्न है और जो ऑप्शंस हैं वो भी इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो उठा इतिहास से बेशक है, लेकिन इसका संबंध अभी करंट अफेयर्स से बना हुआ है। जैसे कि अभी जो है शहीदी दिवस मनाया गया 23 मार्च को, तो जो शहीदी दिवस मनाया गया तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो अब जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उसका संबंध कैसे आपके बेसिक से हो सकता है, यानी कि जो चीज़ करंट अफेयर्स में चली अब यह प्रश्न आपका इतिहास से बना है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे आता है तो आप लोग सीधा ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से उठा है, लेकिन आप ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि जो क्वेश्चन ये उठा है इतिहास से वो क्यों उठा है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि उससे संबंधित कोई ना कोई इशू या मुद्दा जो है वो करंट अफेयर्स में रहा होगा। तो आइए अब बातें मेरी समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, और इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इसके साथ ही शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।